हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिनको हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्वेश्चन के साथ-साथ अदर फैक्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स क्लास को मिस मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो फ्रेंड्स, क्लास को बिना स्किप किए देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य का क्या अर्थ है? पूछा है संविधान में राज्य का क्या अर्थ है? संघ और राज्य सरकारें, राज्य विधानसभाएं, संसद या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, संविधान में जो राज्य शब्द है उसका तात्पर्य है संघ और राज्य सरकारें, राज्य की विधानसभाएं और संसद, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? फ्रेंड्स, यहाँ पर मनी बिल के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 112? तो फ्रेंड्स, मनी बिल का जो वर्णन है वो संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, धन विधेयक अर्थात मनी बिल उसे कहते हैं जिसमें टैक्स लगाने और टैक्स खत्म करने, उधार लेने, संचित निधि से धन की निकासी, लेखा परीक्षा और लेखा से संबंधित अधिनियम शामिल होते हैं। और फ्रेंड्स, धन अधिनियम को केवल लोकसभा में ही चर्चा के लिए पेश किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि धन विधेयक अर्थात मनी बिल केवल लोकसभा में ही चर्चा के लिए पेश किया जाता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा द्वारा पारित एक धन विधेयक जब एक विधान परिषद में भेजा जाता है, तो यहाँ बिल उसे कितने समय में वापस करना होता है? तो फ्रेंड्स, अगर विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक रहेगा, उसे अगर विधान परिषद में भेजा जाएगा, तो वह कितने समय में उसे बिल वापस करना होता है? 1 महीने, 3 सप्ताह, 3 हफ्ते, 14 दिन या 60 दिन? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 14 दिन के लिए उसे बिल वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, संसद में तदर्थ समिति की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, दोनों अर्थात ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, संसद में जो तदर्थ समिति है उसकी नियुक्ति राज्यसभा के अध्यक्ष भी करेंगे और लोकसभा के अध्यक्ष भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उपयुक्त दोनों ए और बी। फ्रेंड्स, विशिष्ट विषयों की जांच के लिए समय समय पर तदर्थ समितियां की नियुक्ति की जाती है, तो इसे भी याद रखेंगे। फ्रेंड्स, अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर पूछा है कि संविधान की कौन सी ऐसी अनुसूची है जहां पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है? दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है? अब यहाँ पर बात की गई है कि भारत के राष्ट्रपति को भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सलाह देगा, तो किस प्रावधान के तहत देगा? ये आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 140 में की गई है, 143, 153 या अनुच्छेद नंबर 123? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 में के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति को सलाह देता है भारत का सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को, जो कि एग्जाम में बनते हैं हमेशा। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53, इसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 54। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन इलेक्शन होता है उसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 54 में दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55 में दे रखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56, इसके तहत राष्ट्रपति की पदावधि अर्थात भारत के जो राष्ट्रपति है उनकी पदावधि कितनी होगी। अनुच्छेद 57 के तहत इनके पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 58, इसके तहत राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं अर्थात भारत के राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में दे रखा है फ्रेंड्स राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60, इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की जो शपथ है आर्टिकल नंबर 60 के तहत है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद 61, जिसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। फ्रेंड्स, ये सभी आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं
आपके एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का सक्षम है। मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन करना है तो वो इसके लिए सक्षम कौन है? उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद या फिर लोकसभा? तो फ्रेंड्स फटाफट आपको कमेंट में आंसर करना है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम कौन है। तो फ्रेंड्स भारत की जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। और फ्रेंड्स हमने भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया ली है वो भी साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसको भी याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस मामले में लोकसभा की सर्वोच्चता है? रेल बजट में, रक्षा बजट, विदेश मामले या फिर वित्तीय मामले में? फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा है लोकसभा की सर्वोच्चता किस मामले में है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वित्तीय मामले। वित्तीय मामले धन विधेयक के संबंध में लोकसभा की जो सर्वोच्चता है, राज्य के वित्त पर अंतिम अधिकार लोकसभा का है और लोकसभा की सहमति के बिना कोई भी कर लगाया, एकत्रित या संशोधित या समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस संविधान से अपनाया गया है? फ्रेंड्स डीपीएसपी के बारे में पूछा है कि किस संविधान संशोधन से अपनाया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या फिर आयरलैंड? तो फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीपीएसपी को हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाया है, तो फ्रेंड्स इसको भी याद रखेंगे। और फ्रेंड्स हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानेंगे कि हमने कौन कौन से देशों से क्या क्या लिया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया भी यहीं से ली है। फ्रेंड्स एकल नागरिकता इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। फ्रेंड्स ये सभी हमने ब्रिटेन के संविधान से उधार लिया है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ली है, डीपीएसपी। इसके अलावा राष्ट्रपति के जो चुनाव की विधि है वो भी यहीं से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी फ्रेंड्स हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला है यूएसए। फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो कार्य है वो भी यहीं से लिए हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, इसके अलावा मौलिक अधिकार भी यहीं से लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स। न्यायिक समीक्षा, इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की प्रस्तावना को भी हमने अमेरिका के संविधान से उधार लिया है। नेक्स्ट है कनाडा। फ्रेंड्स कनाडा से हमने संघवाद और केंद्रापसारक रूप, जहाँ केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है, यह हमने लिया है। इसके अलावा केंद्र राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकार क्षेत्राधिकार है वो भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, समवर्ती सूची की अवधारणा। इसके अलावा आर्टिकल जो 108 है इसके अंतर्गत आता है संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के जो संयुक्त बैठक है उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। ये फ्रेंड्स हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है रसिया। फ्रेंड्स रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं, इसको याद रखना है। इसके अलावा जो प्रस्तावना में व्यक्त न्याय के आदर्श है वो भी हमने रसिया से लिए गए हैं। फ्रांस। फ्रेंड्स फ्रांस से हमने गणतंत्र की अवधारणा ली है, रिपब्लिक। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भी यहीं से लिए गए हैं। नेक्स्ट है जर्मनी। फिर जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो यहीं से लिया गया है। साउथ अफ्रीका। तो फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका से हमने संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है आर्टिकल 368 के तहत वो भी यहीं से ली गई है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार ली है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जापान। तो फ्रेंड्स हमने जापान से जो संविधान से कॉपी किया है वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर एक एक देशों के नाम और उनसे ली गई प्रमुख व्यवस्थाएं डिटेल में बता दी है। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? यहाँ पर बात हो रही है इलेक्शन कमीशन की, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। फ्रेंड्स याद रखेंगे। तो चुनाव तिथियों का निर्धारण, प्रतीकों का आवंटन, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना और चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा ऐसा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? तो फ्रेंड चुनाव आयोग प्रतीकों का आवंटन भी करता है, इसके अलावा चुनाव की निष्पक्षता को भी बनाए रखता है और चुनाव तिथियों का निर्धारण भी करेगा, जबकि चुनाव के लिए उम्मीदवारों का जो चयन है वो नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की।
भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। तो इस डेट को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमारे जो वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त है वो है श्री राजीव कुमार। इसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त में श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल जी भी है। फ्रेंड्स, इनको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी? अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन, बेवेल प्लान या फिर क्रिप्स मिशन? तो फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा की जो सिफारिश है वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत की गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसको भी याद रखेंगे। भारत आने वाली जो 3 सदस्यों की समिति को ही कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यह मिशन 1946 में पहुंचा था भारत में। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स नागरिकता की, जो कि भाग 2 में है। फ्रेंड्स, नागरिकता भाग 2 में इसका वर्णन मिलता है। यहाँ पर हम संविधान के 22 भागों को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 में दिया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी दे रखे हैं, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, भाग 5 में संघ, 6 में राज्य और 7 में निरसन अर्थात निरस्त है। फ्रेंड्स, ये इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है भाग 8, जिसमें है केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा भाग 9 में पंचायतें दे रखी है, भाग 9A में नगर पालिकाएं है, जबकि 9B में सहकारी समितियां है। फ्रेंड्स, जो भाग 10 है संविधान का, उसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र दिया रखा है, और जो भाग 11 है उसमें संघ और राज्य को भी संबंध दिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संविधान का भाग 12, इसमें वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे दे रखे हैं। भाग 13 में है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग। इसके अलावा भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जबकि फ्रेंड्स जो भाग 14A है उसमें न्यायाधिकरण है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भाग 15, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चुनाव से संबंधित है। इसमें चुनाव दे रखा है, इलेक्शन। इसके अलावा जो भाग 16 है वो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दे रखे हैं इसमें। अगला है भाग 17। फ्रेंड्स, भाग 17 है उसमें राजभाषा है, जबकि भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दे रखे हैं। भाग 19 में विविध है, भाग 20 में संविधान का संशोधन है। फ्रेंड्स, संविधान का संशोधन की प्रक्रिया है जो भाग 20 में है। इसके अलावा भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान दे रखे हैं, जबकि भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 22 भागों को पढ़ा है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यहाँ पर मैंने हर एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा है जो संविधान में कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची 3, 5, 8 या 9? फ्रेंड्स, याद रखेंगे अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, इनको यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। एक एक करके जान लेते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या रहे। तो फ्रेंड्स, जो प्रथम अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची, जिसमें है वेतन, भत्ते और पेंशन। तीसरी अनुसूची में शपथ है और प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जबकि 5वीं अनुसूची में SC/ST संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची, जिसमें संघ, राज्य और संवर्ती सूची दे रखी है। फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची जो कि प्रश्न पूछा गया था, इसमें भारतीय भाषाएं है। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची, जिसमें भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन दे रखा है। फ्रेंड्स, 10वीं अनुसूची जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 अनुसूची दे रखी है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 10, 11, 12 या फिर 15? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है पहले 10 थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 11। नेक्स्ट है, यह घोषणा कि लोकतंत्र लोगों द्वारा लोगों की सरकार है और लोगों के लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स, किसकी है? जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, विंस्टन चर्चिल या फिर थियोडोर रूजवेल्ट? तो फ्रेंड्स, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए है। ये जो घोषणा है वो है अब्राहम लिंकन, जो कि प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, MPPSC में पूछ लिया गया है
ये क्वेश्चन आया था अभी। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड कर्जन, केनिंग या फिर रिपन? तो फ्रेंड्स, भारत में जो स्थानीय सुशासन का जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 44वां संविधान संशोधन, 76वां, 52वां या फिर 42वां संविधान संशोधन? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा भारत का जो 42वां संविधान संशोधन है उसको भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, अर्थात मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम महत्वपूर्ण संशोधन जो किए गए हैं भारतीय संविधान में उनको एक एक करके पढ़ लेंगे। सबसे पहला है फ्रेंड्स, 1956 में संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, याद रखना है 7वां संशोधन 1956 के तहत यह किया गया था। नेक्स्ट है 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर किया गया था और यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान है और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी प्रदान की गई है। तो दोस्तों, जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो 1976 में हुआ था और जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और इसमें एक समिति गठित की गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। फ्रेंड्स, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। दोस्तों, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाता है तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा पहले सारी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए भी बाध्य किया गया था। तो दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट संशोधन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1978 में हुआ था फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था पहले एक मौलिक अधिकार था। तो फ्रेंड्स, जो 44वां संविधान संशोधन था उसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर हमने मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। फ्रेंड्स, एक अन्य संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार भी रखा गया था। तो इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1989 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर यहाँ पर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसको भी याद रखेंगे फ्रेंड्स 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। फ्रेंड्स, इसमें है पंचायती राज संस्थानों को जो 11वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया था। पंचायती राज संस्थानों को 11वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया था इसमें 73वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है 2003 में हुआ था 86वां संशोधन। फ्रेंड्स, 86वां संशोधन, इसके तहत 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार लाया गया था इस संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट है 2017 में हुआ था फ्रेंड्स 101वां संविधान संशोधन जो कि जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका फुल फॉर्म है और यहाँ जीएसटी संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है जो कि 2018 में हुआ था हाल ही में 102वां संविधान संशोधन जो कि संबंधित है पिछड़ा वर्ग आयोग से। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और फ्रेंड्स, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें एक अध्यक्ष होता है, इसके अलावा एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य शामिल है, अर्थात 1+1+3 की संरचना है। इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति व सेवा शर्तें का निर्धारण राष्ट्रपति ही करेंगे, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है 2019 में संशोधन किया गया था 103वां। इसके तहत यह जनरल वर्ग से संबंधित है फ्रेंड्स और यहाँ पर सामान्य वर्ग को अधिकतम 10% का आरक्षण देने का प्रावधान है। और फ्रेंड्स, इसमें जो ये प्रावधान है उसमें SC, ST और OBC कैटेगरी को बाहर रखा गया है। तो यहाँ पर हमने पढ़े महत्वपूर्ण संशोधन। और फ्रेंड्स, जो लास्ट संशोधन हुआ था वो 2019 में हुआ था 104वां संशोधन, 104वां, इसको भी याद रखेंगे, जो कि संबंधित है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित सीटों को हटाया गया। तो इसको भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों को यहाँ पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है वे शामिल है।
तो फ्रेंड्स संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची, यहाँ पर बात हो रही है केंद्र और राज्य सरकारें अर्थात दोनों कानूनें बना सकती है, वे शामिल है फ्रेंड्स समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि संघ सूची में शामिल विषय कौन कौन से हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची को। तो सबसे पहले संघ सूची में शामिल विषय। फ्रेंड्स जो संघ सूची है वो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषय है। इसमें आते हैं भारत की रक्षा के मामले, विदेश कार्य, वायु सेवा, वायु मार्ग, करेंसी और सिक्का, इसके अलावा रेल, बैंक, टेलीफोन, डाकतार। फ्रेंड्स जो संघ सूची है उसमें 100 विषयों को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें विदेशी मामले, रेडियो, टेलीविजन, डाकघर, बचत बैंक, शेयर बाजार, बैंकिंग, रेलवे, रक्षा, जनगणना, निगम कर आदि सभी संघ सूची में शामिल विषय है। तो इनको याद रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में आपका क्वेश्चन हर बार बनता है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं राज्य सूची के विषय में। राज्य सूची के विषय में इसमें वर्तमान में 61 विषयों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत आते हैं न्यायालय, राज्य की पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, कृषि, सिंचाई, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, वन, नाप पुलिस, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, कृषि और पंचायती राज, कारागार। ये सभी फ्रेंड्स राज्य सूची के अंतर्गत शामिल विषय है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स समवर्ती सूची में शामिल विषयों की। इसमें वर्तमान में जो विषय है वो 52 विषय है, इनको सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे शिक्षा, दीवानी, फौजदारी मुकदमे, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, कारखाने, समाचार, योजना आयोग, आपराधिक मामले, जनसंख्या का नियंत्रण, विवाह विच्छेद, ये सभी फ्रेंड्स समवर्ती सूची के विषय है। तो इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, मंडल आयोग की रिपोर्ट को संदर्भित करता है। मंडल आयोग जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ओबीसी संबंधित है मंडल आयोग, इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं मंडल आयोग की। मंडल आयोग जिसे कि आधिकारिक तौर पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स मंडल आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1979 में, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, इनके ही द्वारा मंडल आयोग के अधीन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी और इस फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को शाह आयोग, संधानम समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग या फिर स्वर्ण सिंह समिति। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब महत्वपूर्ण समितियों को एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी समिति किससे संबंधित है। बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति की, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात हुई है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखेंगे। बलवंत राय समिति में पंचायती राज से संबंधित है। इसके अलावा अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ पर 2 स्तरीय समिति की बात की गई है। नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर समिति, जो कि गरीब रेखा के आकलन हेतु बिठाई गई थी। हंटर आयोग जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बैठाया गया था फ्रेंड्स, हंटर आयोग। नेक्स्ट है सरकारी आयोग। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के संबंध से है। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है राजा मन्नार समिति, ये भी फ्रेंड्स केंद्र राज्य संबंध है। इसके अलावा आनंदपुर साहिब भी इससे संबंधित है। पंछी आयोग भी। फ्रेंड्स याद रखेंगे मंडल आयोग ओबीसी जाति के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है नानावती आयोग, जो कि गोधरा कांड से संबंधित है। बाबरी मस्जिद की जांच के लिए इब्राहिम आयोग का गठन किया गया था। और कर संरचना सुधार के लिए केलकर समिति, कर सुधार के लिए राज्य चिल्लैया समिति और जनसंख्या नीति के लिए स्वामीनाथन समिति को बिठाया गया था। नेक्स्ट है बैंकिंग सेवा सुधार के लिए गोईपोरिया समिति, राष्ट्रीय सुधार के लिए महालनोबिस समिति, बेरोजगारी के अनुमान के लिए दंतेवाला समिति और फ्रेंड्स किरण रिजिजू समिति बनाई गई थी 2020 और 24 में ओलंपिक की तैयारियों हेतु। इसके अलावा गौतम रे समिति जीएसटी को सरल बनाने के लिए बिठाई गई थी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बैंकिंग सुधार से संबंधित जो समिति है वो है नरसिम्हन समिति। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर की गई थी और नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी शिवरामन समिति के आधार पर 12 जुलाई 1982। फ्रेंड्स योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति के आधार पर किया गया था और मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है।
फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है न्यायपालिका से कार्यपालिका का विभाजन। फ्रेंड्स ये आर्टिकल नंबर 50 में है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हम सभी आर्टिकलों को एक एक करके पढ़ेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 1 की। इसमें है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से। अनुच्छेद 3 में है राज्यों का निर्माण व सीमाओं या नामों में परिवर्तन से। फ्रेंड्स अनुसूची फर्स्ट में और चौथी अनुसूची के संशोधन और 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां अनुच्छेद नंबर 4 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 में है भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता है और अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। और अनुच्छेद 9 में है फ्रेंड्स विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर और नागरिकता को स्वीकार न करने पर। इसके अलावा अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों पर बना रहना। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 11 जो कि है संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनियमन से संबंधित है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत और अल्पीकरण करने वाली विधियों से संबंधित है। अनुच्छेद 14 जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखेंगे विधि के समक्ष समानता बताई गई है। अनुच्छेद 15 भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म, धर्म, मूल, वंश आदि के और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 16 जिसमें लोक नियोजन के अवसर की समानता दे रखी है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। फ्रेंड्स ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, जबकि अनुच्छेद 19A में है सूचना का अधिकार। फ्रेंड्स अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 का में है 6 से 14 वर्ष की बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा निजता का अधिकार भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 भी इंपॉर्टेंट है, मानव के दुर्व्यवहार, बेगारी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या किसी भी खतरनाक उद्योग में कार्य करने पर प्रतिबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 25 में धर्म आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता दे रखी है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26 जो कि है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दे रखा है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 भी इंपॉर्टेंट है, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें शामिल है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद 40 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन दे रखा है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। इसके अलावा अनुच्छेद 44 भी इंपॉर्टेंट है जिसमें समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन संगठन है। आर्टिकल 48 का में है पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण शामिल है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। और फ्रेंड्स अनुच्छेद 51 जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का अगला है फ्रेंड्स जो कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, जो कि हमने अभी पढ़ा था। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में इनकी कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 में इनका निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया 55 में है, पदावधि 56 में, पुनर्विचार के लिए पात्रता 57 में, जबकि इनकी अर्हता 58 में है। और फ्रेंड्स राष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 60 में और महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत की जाएगी। फ्रेंड्स अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अनुच्छेद नंबर 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 66 में है और उपराष्ट्रपति के पद की पदावधि अनुच्छेद 67 में है। फ्रेंड्स रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन होगा उपराष्ट्रपति का, वो अनुच्छेद 68 है, जबकि इनकी शपथ अनुच्छेद 69 में है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 70 कहता है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन भी उपराष्ट्रपति करेंगे, इसको भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। अनुच्छेद नंबर 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय दे रखे इसमें। फ्रेंड्स क्षमादान की शक्ति जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आर्टिकल नंबर 72 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है।
अनुच्छेद 74 में दे रखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और फ्रेंड्स अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंधन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 76 जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 79 जिसमें संसद दे रखी है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। फ्रेंड्स इनको याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आप इसको सरला से याद रख सकते हैं। सरले, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। अनुच्छेद 79, 80 और 81 फ्रेंड्स इनको याद रखेंगे, ये ट्रिक आपको याद रखने में मदद करेगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 83, इसमें संसद के सदनों की अवधि बताई गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं है अर्थात योग्यताएं। संसद के सत्र का 17वां और विघटन अनुच्छेद 85 में है, जबकि राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 87 में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, इसमें राष्ट्रपति के शक्ति जारी करने की शक्ति है संसद के अवकाश के दौरान, इसको भी याद रखना है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 124 से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 124 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन है, जबकि अनुच्छेद 126 में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है और तदर्थ न्यायाधीशों की अपील अनुच्छेद नंबर 127 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 1 to 8 में सुप्रीम कोर्ट की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति, और 1 to 9 में है 129 में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट होना। फ्रेंड्स अनुच्छेद 136 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष अवकाश के लिए अपील की जाएगी, जबकि 137 में है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या विवेचन की क्षमता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर संविधान 141 में है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है 10148 आर्टिकल नंबर 148, ये भारत के सीएजी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी याद रखेंगे। फ्रेंड्स भारत का केग है 148 में, जबकि 149 में इनके कर्तव्यों के बारे में बात की गई है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है राज्यों के राज्यपालों से संबंधित है आर्टिकल नंबर 153, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है वो आर्टिकल 148 में है। राज्यपालों की क्षमादान शक्तियां है आर्टिकल नंबर 161 में। राज्य के महाधिवक्ता 165 में है और 213 में है राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 214 जो कि राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है। फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट 124 में है, जबकि राज्य के जो उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट, उनका वर्णन है आर्टिकल नंबर 214 में, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स 215 कहता है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 फ्रेंड्स इसमें रिट्स से संबंधित है, ये उच्च न्यायालयों की शक्ति और कुछ पुनर्जारी। 233 संबंधित है जिला न्यायाधीशों की अपील से, और 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित है। फ्रेंड्स अगला आर्टिकल है 243A, इसमें ग्राम सभा के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है 280 जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी याद रखेंगे। फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 312 में अखिल भारतीय सेवाएं दे रखी है। 315 जो कि यूपीएससी से संबंधित है, संघ और लोक सेवा आयोग से संबंधित। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेंड्स लोक सेवा आयोग के जो कार्य है वो आर्टिकल नंबर 320 में है, इसको भी याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से आर्टिकल 325 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 325 में दे रखा है कि किसी भी व्यक्ति के धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर जो पात्रता सूची है उसमें शामिल होने पर जो दावा के लिए पात्र नहीं होना चाहिए। आलेख नंबर 326 इसमें दे रखा है वयस्क नागरिकों के मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 343, इसमें संघ की राजभाषाएं दे रखी है। नेक्स्ट है इसमें से इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं 348 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राष्ट्र की उद्घोषणा 352 में है, यहाँ पर आपातकाल से संबंधित है ये तीनों आर्टिकल। 352 में राष्ट्र की उद्घोषणा, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है, और वित्तीय आपातकाल की बात 360 में की दे रखी है। फ्रेंड्स आपको कमेंट में आंसर करना है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है। फ्रेंड्स अगर आपको पता हो तो इसका आंसर में कमेंट करें। नेक्स्ट है आर्टिकल 368 जो कि संविधान संशोधन में प्रक्रिया से संबंधित है, और यहाँ हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किन भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था? किन भाषाओं को यहाँ पर बाद में जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सीधी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ा गया था। फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भारत की भाषाओं से संबंधित है। तो याद रखेंगे भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची, और इसमें वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स प्रारंभ में इसमें 14 भाषा को ही मान्यता दी गई थी। इसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, इसमें सीधी भाषा को ऐड किया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसके अंतर्गत 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था, 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। इसको नमक एक ट्रिक है, इसके माध्यम से याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको शामिल किया गया था, और फ्रेंड्स 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, 4, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को। इसको भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को ये अनुसूची समझ में आई होगी। 8वीं अनुसूची को यहाँ पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। यहाँ पर हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। फ्रेंड्स शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत, तो इसको भी याद रखेंगे। और यहाँ पर हमारा अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, जबकि निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे दिल्ली और पुदुचेरी के भी, और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो इसको कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।